जरा आँख में भर लो पानी। जवाहरलाल नेहरू के बारे में मशहूर था कि वो न तो कभी सार्वजनिक तौर पर रोते थे और न ही किसी दूसरे का इस तरह रोना पसंद करते थे। लेकिन 27 जनवरी 1963 को जब लता मंगेशकर ने कवि प्रदीप का लिखा ये गाना गाया तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। गाने के बाद लता स्टेज के पीछे कॉफी पी रही थी। तभी निर्देशक महबूब खान ने लता से आकर कहा कि तुम्हें पंडित जी बुला रहे हैं। महबूब ने लता को नेहरू के सामने ले जाकर कहा, ये रही हमारी लता, आपको कैसा लगा इसका गाना? नेहरू ने कहा, बहुत अच्छा, इस लड़की ने मेरी आंखों में पानी ला दिया। और उन्होंने लता को गले लगा लिया। फौरन ही इस गाने के मास्टर टेप को विविध भारती के स्टेशन पहुंचाया गया और रिकॉर्ड समय में HMV उसका रिकॉर्ड बनवाकर बाजार में ले आई। देखते देखते ये गाना एक तरह का नेशनल रेज बन गया। 1949 में अंदाज रिलीज होने के बाद से संगीत चार्ट के पहले 5 स्थान हमेशा लता मंगेशकर के ही नाम रहे। हालांकि लता जब 80 साल की हुई तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनके करियर में पंख लगे राज कपूर नरगिस की फिल्म बरसात आने के बाद। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। असल में जब 1948 में महल रिलीज हुई तो गीता रॉय को छोड़कर एक एक कर लता मंगेशकर के सभी प्रतिद्वंदी शमशाद बेगम, जोहराबाई अंबालावाली, पारुल घोष और अमीर बाई कर्नाटकी उनके रास्ते से हटती चली गई। जब 1950 में उन्होंने आएगा आने वाला गाया तो ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्म संगीत बजाने पर मनाही थी। उस समय रेडियो सिलोन भी नहीं था। भारतवासियों ने पहली बार रेडियो गोवा पर लता की आवाज सुनी। गोवा उस समय पुर्तगाल के कब्जे में था। भारतीय सेनाओं ने उसे 1961 में जाकर आजाद करवाया। आएगा, 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 आएगा आने वाला, आएगा। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। एक बार मैं बड़े गुलाम अली खां से मिलने अमृतसर गया। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि ट्रांजिस्टर पर लता का गाना ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया सुनाई पड़ा। खां साहब बात करते करते एकदम चुप हो गए और जब गाना खत्म हुआ तो बोले, कमबख्त कभी बेसुरी होती ही नहीं। इस टिप्पणी में पिता का प्यार भी था और एक कलाकार का रश्क भी। लता के गाने की शुरुआत 5 साल की उम्र में हुई थी। नसरीन मुन्नी कबीर की किताब लता इन हर ओन वॉइस में खुद लता बताती है, मैं अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर को गाते देखती थी, लेकिन उनके सामने मेरी गाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। एक बार वो अपने एक शागिर्द को राग पूरिया धनाश्री सिखा रहे थे। किसी वजह से वो थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले गए। मैं बाहर खेल रही थी। मैंने बाबा के शिष्य को गाते हुए सुना। मुझे लगा कि लड़का ढंग से नहीं गा रहा है। मैं उसके पास गई और उसके सामने गाकर बताया कि इसे इस तरह से गाया जाता है। वो बताती है, जब मेरे पिता वापस आए तो उन्होंने दरवाजे की ओर से मुझे गाते हुए सुना। उन्होंने मेरी माँ को बुलाकर कहा, हमें ये पता नहीं था कि हमारे घर में एक अच्छी गायिका है। अगले दिन सुबह 6 बजे बाबा ने मुझे जगा कर कहा, तानपुरा उठाओ, आज से तुम गाना सीखोगी। उन्होंने पूरिया धनाश्री राग से ही शुरुआत की। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। यूं तो लता मंगेशकर ने कई संगीतकारों के साथ काम किया है, लेकिन गुलाम हैदर के लिए उनके मन में खास जगह थी। उन्होंने उन्हें एक सीख दी थी कि बीट पर आने वाले बोलों पर थोड़ा सा ज्यादा वजन देना चाहिए, इससे गाना उठता है। हरीश भिमानी अपनी किताब लता दीदी अजीब दास्तां है ये में लिखते हैं, अनिल दा इस बात पर बहुत जोर देते थे कि गीत गाते समय सांस कहाँ पर तोड़नी चाहिए कि सुनने वाले को वो खटके नहीं। अनिल विश्वास ने लता को सिखाया कि 2 शब्दों के बीच सांस लेते समय हौले से चेहरा माइक्रोफोन से दूर ले जाओ, सांस लो और तुरंत यथास्थान लौटकर गाना जारी रखो। माइक से आंख में चौली की इस प्रक्रिया में आखिरी शब्द का अंतिम अक्षर
और नए शब्द का पहला अक्षर दोनों जरा जोर से गाने चाहिए। लता के सुरीलेपन के अलावा उर्दू भाषा के उनके बेहतरीन तलफ्फुज ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसका श्रेय कायदे से दिलीप कुमार को दिया जाना चाहिए। हरीश भिवानी अपनी किताब लता दीदी अजीब दास्तां है ये में लिखते हैं, एक दिन अनिल बिस्वास और लता मुंबई की लोकल ट्रेन से गोरेगांव जा रहे थे। इत्तेफाक से उसी ट्रेन में बांद्रा स्टेशन से दिलीप कुमार चढ़े। जब अनिल बिस्वास ने नई गायिका का दिलीप कुमार से परिचय कराया तो वो बोले, मराठी लोगों के मुंह से दाल भात की महक आती है, वो उर्दू का बघार क्या जाने। इस बात को लता ने एक चुनौती की तरह लिया। इसके बाद शफी साहब ने उनके लिए मौलवी उस्ताद की व्यवस्था की, जिनका नाम महबूब था। लता ने उनसे उर्दू की बारीकियां सीखी। लता की आवाज की एक और खासियत थी उसका लगातार युवा होते जाना। 1961 में आई जंगली फिल्म में सायरा बानो के लिए उन्होंने काश्मीर की कली हूं गाया था। तब उनका स्वर जितना मादक और कमसिन लगा था वो उतना ही उसके 12 बरस बाद फिल्म अनामिका में भी लगा था, जब उन्होंने जया भादुड़ी के लिए बाहों में चले आओ गाया था। बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा। उनके बारे में एक कहानी मशहूर है कि 1958 में महबूब खां अमेरिका में ऑस्कर समारोह में भाग लेने लॉस एंजलिस गए हुए थे। समारोह के 2 दिन बाद वहीं उन्हें दिल का दौरा पड़ा। राजू भारतन लता मंगेशकर की जीवनी में लिखते हैं, लता ने उन्हें बंबई से फोन किया। हालचाल पूछने के बाद महबूब साहब ने कहा, आपका एक गीत सुनने का बहुत मन कर रहा है, पर इस मुल्क में उसका रिकॉर्ड कहां से लाऊं। लता ने उनसे पूछा वो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, और फिर महबूब साहब की फरमाइश पर टेलीफोन पर ही रसिक बलमा गुनगुना दिया। 1 हफ्ते बाद लता ने फिर एक बार वो गाना महबूब को सुनाया। महबूब साहब के ठीक होने में इस गाने का कितना योगदान था ये तो ईश्वर ही बता सकता है, लेकिन तब से लता के लिए ये गीत स्पेशल हो गया। पहले भारत में रही और बाद में पाकिस्तान चली गई नूरजहां और लता मंगेशकर के बीच करीबी दोस्ती थी। एक बार जब लता 1952 में अमृतसर गईं तो उनकी इच्छा हुई कि वो नूरजहां से मिले, जो कि सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर लाहौर में रहती थी। फौरन उनको फोन लगाया और दोनों ने घंटों फोन पर बात की और फिर तय हुआ कि दोनों भारत पाकिस्तान सीमा पर एक दूसरे से मिलेंगे। मशहूर संगीतकार सी रामचंद्र अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैंने अपने संपर्कों से ये बैठक अरेंज कराई। ये मुलाकात वाघा सीमा के पास उस जगह हुई जिसे सेना की भाषा में नो मैन्स लैंड कहा जाता है। जैसे ही नूरजहां ने लता को देखा वो दौड़ती हुई आई और किसी बिछड़े हुए दोस्त की तरह उन्हें जोर से भींच लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। हम लोग भी जो ये नजारा देख रहे थे अपने आंसू नहीं रोक पाए, यहाँ तक कि दोनों तरफ के सैनिक भी रोने लगे। नूरजहां लता के लिए लाहौर से बिरयानी और मिठाई लाई थी। नूरजहां के पति भी उनके साथ थे। लता के साथ उनकी दोनों बहनें मीना और उषा और उनकी एक दोस्त मंगला थी। ये घटना बताती है कि संगीत के लिए कोई भी चीज बाधा नहीं होती। यूं तो लता ने कई गायकों के साथ गाया, लेकिन मोहम्मद रफी के साथ गाए उनके गानों को लोगों ने बहुत पसंद किया। 60 के दशक में उनके गानों की रॉयल्टी को लेकर रफी साहब से मतभेद हो गए। उस लड़ाई में मुकेश, तलत महमूद, किशोर कुमार और मन्ना डे लता के साथ थे, जबकि आशा भोसले मोहम्मद रफी का साथ दे रही थी। 4 सालों तक दोनों ने एक दूसरे का बॉयकॉट किया और फिर सचिन देव बर्मन ने दोनों की सुलह कराई। सचिन देव बर्मन भी लता को बहुत पसंद करते थे। जब वो उनके गाने से खुश होते थे तो उनकी पीठ थपथपाते और उन्हें पान पेश करते। सचिन दा पान के बहुत शौकीन थे और उनके साथ एक पानदान चला करता था, लेकिन वो किसी को भी अपना पान नहीं देते थे। अगर वो किसी को पान दे दें तो समझिए कि वो आपसे बहुत खुश है। लेकिन एक बार सचिन देव बर्मन और लता मंगेशकर के बीच लड़ाई हो गई। हुआ ये कि मिस इंडिया फिल्म में लता ने एक गाना गाया
बर्मन ने कहा कि वो चाहते हैं कि लता इसे सॉफ्ट मूड में गाएं। लता ने कहा मैं गा दूंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूं। कुछ दिनों बाद बर्मन ने किसी को लता के पास रिकॉर्डिंग की तारीख तय करने के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने सचिन देव बर्मन से यह कहने की बजाय कि लता व्यस्त हैं, ये कह दिया कि लता ने ये गाना गाने से इनकार कर दिया। दादा नाराज हो गए और बोले कि वो लता के साथ फिर कभी काम नहीं करेंगे। लता ने भी उन्हें फोन कर कहा, आपको यह ऐलान करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपके साथ काम नहीं करूंगी। कई सालों बाद दोनों के बीच गलतफहमी दूर हुई और फिर लता ने बंदनी फिल्म में उनके लिए मोरा गोरा अंग लैले गाया। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे शाम रंग लैले, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग लैले। लता मंगेशकर क्रिकेट की बहुत शौकीन थी। उन्होंने पहली बार 1946 में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में टेस्ट मैच देखा था। उन्होंने एक बार इंग्लैंड में ओवल मैदान पर इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच भी एक टेस्ट मैच देखा था। क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन ने उन्हें अपना हस्ताक्षर किया हुआ चित्र भेंट किया था। लता मंगेशकर के पास कारों का अच्छा कलेक्शन था। उन्होंने अपनी पहली कार सिलेटी रंग की हिलमैन खरीदी थी, जिसके लिए उन्होंने उस जमाने में 8,000 रुपए खर्च किए थे। उस जमाने में उनको हर गाने के लिए 200 से 500 रुपए मिलते थे। 1964 में संगम फिल्म में उनको हर गाने के लिए 2,000 रुपए मिलने लगे थे। फिर उन्होंने हिलमैन बेचकर नीले रंग की शेवरले कार खरीदी थी। जब लता ने यश चोपड़ा की फिल्म वीर ज़ारा के लिए गाने गाए तो उन्होंने चोपड़ा द्वारा दिए गए पारिश्रमिक को ये कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि वो उनके भाई की तरह हैं। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो यश चोपड़ा ने उन्हें उपहार के तौर पर एक मर्सिडीज कार भिजवा दी। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक लता उसी कार पर चढ़ती रही। लता मंगेशकर को हीरे और पन्नों का भी बहुत शौक था। अपनी कमाई से उन्होंने 1948 में 700 रुपए में अपने लिए हीरे की अंगूठी बनवाई थी। वो उसे अपने बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहना करती थी। उन्हें सोने से कभी प्यार नहीं रहा। हाँ, वो सोने की पाजेब जरूर पहना करती थी। इसकी सलाह उन्हें मशहूर गीतकार नरेंद्र शर्मा ने दी थी। लता को जासूसी उपन्यास पढ़ने का भी बहुत शौक था और उनके पास शर्लक होम्स की सभी किताबों का संग्रह था। लता मंगेशकर को मिठाइयों में सबसे ज्यादा जलेबी पसंद थी। एक जमाने में उन्हें इंदौर का गुलाब जामुन और दही बड़ा भी बहुत भाते थे। गोवन फिश करी और समुद्री झींगे की भी वो बहुत शौकीन थी। वो सूजी का हलवा भी बहुत उम्दा बनाती थी। उनके हाथ का मटन पसंदा जिसने भी खाया था वो उसे कभी नहीं भूल पाया। वो समोसे की भी शौकीन थी, लेकिन आलू के नहीं बल्कि कीमे के। कम लोग सोच सकते हैं कि लता मंगेशकर को गोलगप्पे बहुत पसंद थे। उन्हें नींबू का अचार और ज्वार की रोटी भी बहुत अच्छी लगती थी। आज भारत में लता मंगेशकर को पूजने की हद तक प्यार किया जाता है। बहुत से लोग उनकी आवाज को ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार मानते हैं। लता को फिल्मों के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से 1989 और भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ट्रिब्यूट दिया था मशहूर गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी ने। लता मंगेशकर शीर्षक से लिखी नज्म में उन्होंने लिखा था, जहां रंग न खुशबू है कोई, तेरे होठों से महक जाते हैं अफकार मेरे लफ्जों को जो छू लेती है आवाज तेरी, सरहदें तोड़ कर उड़ाते हैं अशहार मेरे।